हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 MCQs। ये जो वीडियो है 100 MCQ की सीरीज़ है फॉर रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन एग्ज़ाम। ठीक है, तो जो भी आपके अपकमिंग स्टेट और सेंट्रल लेवल के जो रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। जो 100 MCQs है वो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम की, वो एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय कर सकते हैं। जो इसकी क्वालिटी है इस कोर्स का, जो अपन को बेनिफिशियल एडवांटेज है वो क्या है कि ये फ्री है। ठीक है, फर्स्ट 7 डेज़ के लिए ये जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री दे रहा है एस्पायरेंट्स आपको। एंड आफ्टर 7 डेज़ भी जो कोर्स की प्राइस है वो कितनी है, ओनली 499। और अगर आप इस 499 पे भी कोड लगाते हो रेडिएशन तो आपको इसमें 10% ऑफ मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को जाके एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सारे एग्जाम के टेस्ट पेपर, MCQs, PDF, टॉपिक वाइज कंटेंट, 15,000 प्लस वन लाइनर सॉल्यूशन, चैट डाउट सपोर्ट, ये सब आपको अवेलेबल होगा ओनली 499 में। बिल्कुल आप फर्स्ट 7 डेज़ में इसको फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोड लगाएंगे रेडिएशन तो आपको 10% ऑफ मिलेगा 499 के प्राइस पे भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी MCQ सीरीज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ के शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। जो हमें मिनिमम फोटोन एनर्जी चाहिए के शेल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को? बाइंडिंग एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी या कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी। टू इजेक्ट अ के शेल इलेक्ट्रॉन, तो जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन है मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द के शेल, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमम रिक्वायर, हाँ मिनिमम, तो अपन से मिनिमम मेंशन किया है क्वेश्चन में तो हम आंसर देंगे थ्रेशोल्ड। ठीक है, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी होल्डिंग इन शेल। ठीक है, होल्ड कर रखा है जिसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो हमें मिनिमम फोटोन एनर्जी चाहिए नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? जनरल टर्म, नॉट स्पेसिफिक टू शेल ट्रांजिशन। कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ इमिटेड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ना कि इंसिडेंट फोटोन। तो जो मिनिमम फोटोन एनर्जी हमें चाहिए के शेल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, वो कौन सी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्म रेडिएशन प्रोडक्शन इंक्रीजेज विथ। ब्रेनस्टॉर्म रेडिएशन का जो प्रोडक्शन है वो किसके बढ़ने से बढ़ेगा? लोअर KVP, हाइयर MS, हाइयर एटॉमिक नंबर, हाइयर KVP, लोअर एटॉमिक नंबर या फिर इंक्रीज फिल्ट्रेशन ओनली। अगर मैं बात करूँ ब्रेनस्टॉर्म रेडिएशन प्रोडक्शन की, तो इट डिपेंड्स ऑन टारगेट का एटॉमिक नंबर एंड फोटोन एनर्जी, दैट इज KVP। ठीक है, हाइयर एटॉमिक नंबर इस, देखो, हाइयर एटॉमिक नंबर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड, more deceleration, and then more Bremsstrahlung. more Bremsstrahlung। ठीक है, तो हाइयर एटॉमिक नंबर होना चाहिए और हाइयर ही KVP होनी चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लोअर KVP, तो ब्रेमस्लंग इंक्रीजेज विथ हायर KVP, नॉट लोअर एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्रेमस्लंग को क्या कर देगा? रिड्यूस। फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो फिल्ट्रेशन रिमूव कर देगा फोटोन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हाई एटॉमिक नंबर है और हाइयर KVP है तो ब्रेमस्लंग रेडिएशन का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनोड हील अफेक्ट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन। एनोड हील अफेक्ट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट कब होगा? शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस में, लार्ज फील्ड साइज, स्मॉल फील्ड साइज या लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। तो हील अफेक्ट अकर्स ड्यू टू
Anode Hill effect occurs due to self-absorption of X-rays. Self-absorption of X-rays in anode. ठीक है, तो अगर फील्ड साइज लार्जर है, ठीक है, मोर प्रोमिनेंट पूछा है, तो अगर लार्जर फील्ड साइज है तो ग्रेटर इंटेंसिटी वेरिएशन अक्रॉस फील्ड, ठीक है, देन हील इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट और मोर विजिबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लार्जर फील्ड साइज है, तो ऑप्शन नंबर बी। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट नहीं करता है, केवीपी, ग्रिड, एमएस या फिर फिल्ट्रेशन। तो कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन डेंसिटीज, ये क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी डेट इज कॉन्ट्रास्ट। तो एम एस कंट्रोल क्वांटिटी, एम एस क्या करता है, कंट्रोल करता है क्वांटिटी को, डेंसिटी को, ना कि कॉन्ट्रास्ट को। तो कौन सा फैक्टर है जो कि कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, कौन सा है, एम एस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नॉट कॉन्ट्रास्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। केवीपी प्राइमरीली फैक्टर है जो कि कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट करेगा। ग्रिड क्या करता है, स्कैटर रिड्यूस करा, इसने स्कैटर रिड्यूस करा और कॉन्ट्रास्ट को क्या किया, इम्प्रूव किया। फिल्ट्रेशन भी बीम क्वालिटी अफेक्ट करता है, ठीक है, इट अफेक्ट्स बीम क्वालिटी, दैट मीन्स इट अफेक्ट्स कॉन्ट्रास्ट। क्लियर है, बट स्टिल किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अभी जो लाइव चैट चल रही है उसमें भी पूछ सकते हो, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस वाइल कीपिंग एम एस कॉन्ट्रास्ट वेल। अगर हम सोर्स टू इमेज डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं एम एस को कांस्टेंट रख के तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगी, कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, या फिर डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बाय इन्वर्स स्क्वायर लॉ, बाय इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या हो जाएगा कि अगर मैं सोर्स टू इमेज डिस्टेंस बढ़ा रही हूँ तो बीम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीजेस बीम इंटेंसिटी घटी, रिड्यूस रिसेप्टर एक्सपोजर। तो ये क्या कर रहा है, डेंसिटी को घटा रहा है। ठीक है, अगर हम एम एस को कांस्टेंट रख के सोर्स टू इमेज डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडेड फिल्ट्रेशन इज टू। एडेड फिल्ट्रेशन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, पेशेंट की डोज को बढ़ाना, इमेज शार्पनेस इंप्रूव करना, लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव करना, या फिर बीम इंटेंसिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, तो जो लो एनर्जी फोटोन्स है उसको रिमूव कौन करता है, एडेड फिल्ट्रेशन। दो टाइप के फिल्ट्रेशन होते हैं, फिल्ट्रेशन का काम ही क्या होता है, लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव करना। ठीक है, इनहेरेंट और एडेड फिल्ट्रेशन। तो क्या हो जाता है इसका प्राइमरी फंक्शन, रिमूव लो एनर्जी फोटोन्स। लो एनर्जी फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे पेशेंट पे, तो ये इमेज में इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता, तो फिल्ट्रेशन क्या करता है, रिमूव कर देता है। देखो ये जो लो एनर्जी फोटोन्स है ये क्या हो जाती है भाई, पेनिट्रेशन पावर तो रहती नहीं है इनमें, तो इसको क्या हुआ, पेशेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब बाय पेशेंट, और इसका इमेज में तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहा। तो फिल्ट्रेशन हमने यूज़ किया इनको रिमूव करने के लिए, जिससे पेशेंट डोज भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिड कट ऑफ इज मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यू टू, ग्रिड कट ऑफ मोस्ट लाइकली टू अकर, ठीक है, ग्रिड कट ऑफ मोस्ट लाइकली कौन किसकी वजह से हो रहा है, केवीपी बढ़ाने से, इनकरेक्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, एक्सेसिव एमएएस या फिर लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। तो ग्रिड इज डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक फोकल डिस्टेंस, तो अगर हम रॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है, अगर हम रॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस यूज़ करेंगे तो इट विल कॉज ग्रिड कट ऑफ, दैट इज़ रिड्यूस एक्सपोजर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, इनकरेक्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ग्रिड कट ऑफ इज मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यू टू इनकरेक्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इन एसआई सिस्टम इज, एब्जॉर्ब डोज की यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो एब्जॉर्ब डोज होता क्या है, एनर्जी डिपॉजिटेड पर यूनिट मास। एसआई यूनिट क्या हो जाती है इसकी, ग्रे, और कन्वेंशन यूनिट क्या हो जाती है, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। साइवर्ट किसकी होती है, इक्विवेलेंट अफेक्टिव डोज, रोइंजन एक्सपोजर यूनिट, क्यूरी रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एनुअल ऑक्यूपेशनल अफेक्टेड डोज लिमिट फॉर रेडिएशन वर्कर इज, रेडिएशन वर्कर्स के लिए एनुअल ऑक्यूपेशनल अफेक्टेड डोज लिमिट कितनी है, तो कितनी हो जाती है 20 मिली साइवर्ट, ठीक है, विच इज़ एवरेज ओवर कंजिक्यूटिव 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंटरेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेज कॉन्ट्रास्ट इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर कौन सा इंटरेक्शन रेस्पॉन्सिबल है इमेज के कॉन्ट्रास्ट के लिए, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन है इट डिपेंड्स ऑन जेड क्यूब अपॉन ई क्यूब, ठीक है, क्रिएट्स डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन दैट इज कॉन्ट्रास्ट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, ठीक है। कॉम्पटन स्कैटरिंग तो क्या कर रहा है, डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है कॉन्ट्रास्ट को, पेयर प्रोडक्शन का डायग्नोस्टिक रेंज में है ही नहीं, और ये भी लो ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी डायग्नोस्टिक रेंज में नहीं है। ये भी याद रखना कि कॉम्पटन जो स्कैटर है वो कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस कर रहा है, कैसे कर रहा है भाई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो स्कैटर रेडिएशन स्कैटरिंग हो रही है इसकी वजह से स्कैटर रेडिएशन आ रही है, तो कॉन्ट्रास्ट क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। और हमसे क्या पूछा था कि कौन सा रेस्पॉन्सिबल है इमेज कॉन्ट्रास्ट के, तो रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पटन स्कैटर प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स मेनली ऑन, कॉम्पटन स्कैटर की प्रोबेबिलिटी मेनली किस पे डिपेंड करती है, तो देखो कॉम्पटन स्कैटर की जो प्रोबेबिलिटी है वो एटॉमिक नंबर की तो इंडिपेंडेंट है, एटॉमिक नंबर की तो डिपेंडेंट कौन सी थी, मैंने ऊपर बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन ई क्यूब, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट जो कॉम्पटन स्कैटर प्रोबेबिलिटी है इट डिपेंड्स ऑन फोटोन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग केवीपी वाइल रिड्यूसिंग एमएएस विल जनरली, अगर केवीपी बढ़ा रहे हैं एमएएस घटा रहे हैं तो ये क्या होगा, इससे पेशेंट की डोज बढ़ेगी, डिक्रीज पेनिट्रेशन, मेंटेन डेंसिटी विथ लोअर डोज या फिर इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम केवीपी बढ़ा रहे हैं एमएस को रिड्यूस करके देन इट विल मेंटेन डेंसिटी विथ लोअर डोज। एक्सप्लेनेशन देखो इसका 15% रूल हो जाएगा। 15% रूल में अपन क्या कर रहे हैं, केवीपी बढ़ा रहे हैं, एमएस को घटा रहे हैं, ठीक है, सेम डेंसिटी और जो डोज है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है, डोज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज डोज, क्या क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच फैक्टर प्राइमरीली कंट्रोल्स स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन, कौन सा फैक्टर है जो कि प्राइमरीली स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन कंट्रोल करता है, एमएस, फोकल स्पोर्ट साइज, केवीपी या फिर फिल्ट्रेशन। तो देखो भाई स्मॉलर फोकल स्पोर्ट हमें सबको पता है, स्मॉलर फोकल स्पोर्ट लेस पेन्युम्ब्रा, बेटर शार्पनेस, ठीक है, एंड बेटर स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन। तो किसको, तो जो स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन को कौन कंट्रोल कर लेगा, फोकल स्पोर्ट की साइज़, तो स्मॉलर फोकल स्पोर्ट की साइज़ है तो स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ अ कंपनसेटिंग फिल्टर इज टू, कंपनसेटिंग फिल्टर का पर्पस क्या है, तो कंपनसेटिंग फिल्टर क्या हो जाता है, यूज्ड इन बॉडी पार्ट्स, उन बॉडी पार्ट्स में यूज़ होगा जिसकी जो थिकनेस है वो अनइक्वल होती है, विथ अनइक्वल थिकनेस,
तो ये किसके लिए यूज़ हो जाएगा, इक्वलाइज बीम इंटेंसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म बीम इंटेंसिटी, बीम इंटेंसिटी को यूनिफॉर्म करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंपनसेटिंग फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट फ्लूइड लेवल्स इन द चेस्ट। चेस्ट में अगर मैं बात करूँ फ्लूइड लेवल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तो कौन सा होता है भाई, लैटरल डेक्यूबिटस, मतलब पेशेंट को लेटा के 90 डिग्री करके। क्यों, यही क्यों है, क्योंकि क्या हो जाता है इसमें फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा ग्रेविटी के साथ, फ्लूइड शिफ्ट्स विद ग्रेविटी, तो इट विल सीन क्लियरली इन डेक्यूबिटस पोजिशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड सोर्स टू इमेज डिस्टेंस फॉर चेस्ट पी ए रेडियोग्राफ इज। चेस्ट पी ए पोजिशन के अंदर जो स्टैंडर्ड सोर्स टू इमेज डिस्टेंस है वो कितना रहता है, तो कितना हो जाता है 72 इंचेस और 180 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों हमें ये प्रेफर करते हैं, बिकॉज दिस लॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस रिड्यूसेस हार्ट मैग्नीफिकेशन, रिड्यूसेस हार्ट मैग्नीफिकेशन, और हमसे इंचेस में पूछा होता तो हम क्या बोलते, 72 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडेंटॉइड प्रोसेस इज बेस्ट विजुअलाइज्ड इन। जो ऑडेंटॉइड जो C1 C2 प्रोसेस है वो बेस्ट विजुअलाइज कब होगा, AP सर्वाइकल स्पाइन, लेटरल सर्वाइकल स्पाइन, ओपन माउथ व्यू या स्विमर्स व्यू। तो ओपन माउथ, ठीक है, ओपन माउथ व्यू जो है ऑडेंटॉइड प्रोसेस इज बेस्ट विजुअलाइज, जो C1 C2 है एटलस एक्सिस, तो इट इज़ बेस्ट विजुअलाइज इन ओपन माउथ व्यू। क्यों दिखेगा हमें ये ओपन माउथ में ही, क्योंकि अगर हमने माउथ ओपन करवाया है तो इट विल रिमूव मैंडिबल ओवरलैप, it will remove mandible overlap, ठीक है। स्विमर्स व्यू हम करते हैं सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन के लिए, C7T1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइनस इज बेस्ट सीन इन द वाटर्स व्यू। तो वाटर्स व्यू जिसको हम और क्या बोल देते हैं, ऑसिपिटोमेंटल व्यू भी बोल देते हैं। तो ये जो वाटर्स व्यू है या फिर जो ऑसिपिटोमेंटल प्रोजेक्शन है ये बेस्ट किसके लिए होता है, मैक्सिलरी साइनसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियल रोटेशन ऑफ फिट इन एपी पेल्विस इज डन टू, ठीक है। अगर हम फिट का, ठीक, एपी पेल्विस के अंदर अगर हम मीडियल रोटेशन करवा रहे हैं पैरों का तो किस लिए करवा रहे हैं, मैग्नीफिकेशन को रिड्यूस करने के लिए, विजुअलाइज फीमोरल नेक्स, रिड्यूस पेशेंटोज या इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट। तो हमने क्या करवाया, इंटरनल रोटेशन, मीडियल रोटेशन करवाया। इंटरनल रोटेशन क्या करता है, इंटरनल रोटेशन, तो इट विल करेक्ट फीमोरल नेक एंटीवर्जन, करेक्ट्स फीमोरल नेक एंटीवर्जन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इट इज़ रन टू विजुअलाइज फीमोरल नेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्यू बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द इंटरकोंडाइलर फोसा ऑफ द नी। जो इंटरकोंडाइलर फोसा है नी का वो हमें बहुत अच्छे से किस में दिखेगा, टनल व्यू के अंदर, ठीक है। इट विल शोज द नोच क्लियरली, इसके अंदर हमें जो नोच है वो क्लियरली दिखाई देगी। सनराइज व्यू किसके लिए करते हैं हम, फॉर पटेला, और इंटरकोंडाइलर फोसा के लिए टनल व्यू। द मॉर्टिस व्यू ऑफ एंकल रिक्वायर, ठीक है, जो एंकल के लिए हम मॉर्टिस व्यू करते हैं उसको किसकी रिक्वायरमेंट है, 5 डिग्री मीडियल रोटेशन करना है, 10 डिग्री मीडियल रोटेशन करना है, 15 से 20 डिग्री मीडियल रोटेशन करना है, या फिर नो रोटेशन। मॉर्टिस व्यू करता क्या है, तो मॉर्टिस व्यू ओपन्स द एंकल जॉइंट स्पेस, ठीक है, opens the ankle joint space by rotating the foot internally। अब भाई कितना करता है, कितना रोटेट करना है हमें फुट को, तो कितना करना है 15 to 20 डिग्री मीडियल रोटेशन, तो इट विल द करेक्ट मॉर्टिस अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज़ वाटर सॉल्युबल एंड नॉन आयनिक। इनमें से कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट है जो वाटर सॉल्युबल भी है और नॉन आयनिक भी है। सबसे पहले तो जो नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट है वो क्या होते हैं, सेफर हैं, लो ऑस्मोलर हैं, और फ्यूअर, बहुत कम रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं इससे, ठीक है, बहुत कम टॉक्सिसिटी होती है इनकी। तो कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, वाटर सॉल्युबल एंड नॉन आयनिक। बेरियम सल्फेट की अगर मैं बात करूँ तो ये तो इनसॉल्युबल है, ये तो हम GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूज़ में करते हैं। डायट्रिजिएट कैसा है, आयनिक है,
ठीक है, ना कि नॉन आयनिक है। ये आयनिक है और हाइपर ऑस्मोलर है। आयनिक वाले जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है उसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, इनके रिएक्शंस होने के चांसेस इनमें ज़्यादा होते हैं। आयोहेक्सोल क्या है? नॉन आयनिक एंड वाटर कॉन्ट्रास्ट। थोरोट्रास्ट क्या है? रेडियो एक्टिव, ऑब्सोलेट हो चुका है, अब नहीं यूज़ होता है ना। तो कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट वाटर सॉल्युबल और नॉन आयनिक है? दैट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्ट्रास्ट एजेंट, दैट इज़ आयोहेक्सोल। यूनिवर्सल कॉन्ट्रास्ट एजेंट इसलिए बोला है क्योंकि अब ऑलमोस्ट जगह पे और ऑलमोस्ट प्रोसीजर्स में आयोहेक्सोल ही यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेजिंग मॉडलिटी बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग गॉल स्टोन। ठीक है, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को देखने के लिए द कॉलीलिथिसिस की कंडीशन में कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी को हम बेस्ट मानेंगे? तो अगर मैं बात करूँ गॉल ब्लैडर के स्टोन की तो हम अल्ट्रासाउंड को बेस्ट मानेंगे। ठीक है, इट विल बी द फर्स्ट राइट बिकॉज गॉल स्टोन प्रोड्यूसेस इकोजेनिक फोकाई, ठीक है, विथ अकॉस्टिक शेडो। स्टोन होगा तो हमें अकॉस्टिक शेडो देगा, जल्दी से विजुअलाइज हो जाएगा। तो इट विल बी द फर्स्ट चॉइस फॉर डायग्नोजिंग द गॉल ब्लैडर स्टोन्स या फिर कॉलीलिथिसिस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ट्रांसड्यूसर फ्रिक्वेंसी विल। अगर हम ट्रांसड्यूसर की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? पेनिट्रेशन बढ़ेगा, रिजोल्यूशन डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज रिजोल्यूशन है, इंक्रीज एटेन्यूएशन डेप्थ। तो देखो हाइयर फ्रिक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो मैं वो मैंने यूएसजी की जो वन शॉट वीडियो डाली थी उसमें बताया था, है ना, रिजोल्यूशन और पेनिट्रेशन दोनों से मैंने इसका रिलेशन बता दिया था। तो हाइयर फ्रिक्वेंसी बेटर रिजोल्यूशन एंड लेस पेनिट्रेशन एज फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंक्रीज रिजोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज प्राइमरीली यूज टू असेस। जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है वो प्राइमरीली हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? टिश्यू डेंसिटी को देखने के लिए, ब्लड फ्लो, बोन स्ट्रक्चर या फिर एयर स्पेसेस। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड की अगर मैं बात करूँ तो इट विल मेजर्स फ्रिक्वेंसी शिफ्ट, ठीक है, इट विल मेजर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट ड्यू टू मूविंग ब्लड सेल्स, दैट मीन्स ब्लड फ्लो को देखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एमआरआई इमेज कॉन्ट्रास्ट मेनली डिपेंड्स ऑन। जो एमआरआई का जो कॉन्ट्रास्ट है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एटॉमिक नंबर या फिर बीम एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो देखो सिटी का कंसेप्ट हो गया, एटॉमिक नंबर, बीम एनर्जी भी इसमें नहीं होगा। एमआरआई इमेज कॉन्ट्रास्ट मेनली डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो एमआरआई कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल बाय T1 T2 एंड प्रोटॉन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिफैक्ट इज कॉज बाय पेशेंट मूवमेंट इन सिटी। पेशेंट के मूवमेंट की वजह से जो आर्टिफैक्ट हो रहा है सिटी स्कैन के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे? बीम हार्डनिंग, रिंग आर्टिफैक्ट, मोशन आर्टिफैक्ट या पार्शियल वॉल्यूम। तो बिल्कुल बीम हार्डनिंग तो क्या हो जाता है, जो किसकी वजह से हो रहा है? लो एनर्जी के फोटोन्स के एब्जॉर्प्शन की वजह से। रिंग आर्टिफैक्ट ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर्स। मोशन आर्टिफैक्ट बिल्कुल जो वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री मोशन है जो क्या करते हैं? ब्लरिंग, इमेज को कैसे ख़राब करते हैं? ब्लरिंग या फिर स्ट्रिक्स आ जाएगी फिल्म पे। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ लेड शील्डिंग इज़ टू। जो हम लेड शील्डिंग कर रहे हैं रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए, तो उसका पर्पस क्या होता है? एक्सपोजर बढ़ाएगा, स्कैटर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव करेगा या एक्सपोजर टाइम को रिड्यूस करेगा। तो ये क्या करता है? लेड शील्डिंग जो स्कैटर रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और प्रोटेक्ट कर लिया रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन्स को। नेक्स्ट है हमारा गोनाडल शील्डिंग इज रिकमेंडेड व्हेन। गोनाडल शील्डिंग कब रिकमेंड करते हैं? जब इट डज नॉट इंटरफेयर विद द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट। ये तब हम रिकमेंड करेंगे जब ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस पार्ट की हमें इमेज चाहिए उसको इंटरफेयर नहीं कर रहा है। ये इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। केवीपी हाई और एसआईडी शॉर्ट। तो देखो गोनाडल शील्डिंग का बाकी के 3 ऑप्शन से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये इसका लेना देना है रेडिएशन से प्रोटेक्शन के। तो हम गोनाडल शील्डिंग का तब रिकमेंड करेंगे जब जो हमें पार्ट लेना है, ठीक है, जब जो हमें पार्ट लेना है, जिस पार्ट की हमें इमेज लेनी है उसमें इंटरफेयर ना आए उस शील्डिंग की वजह से, तो हम गोनाडल शील्डिंग रिकमेंड करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रैक्चर इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ ऑस्टियोपोरोसिस, कौन से टाइप का फ्रैक्चर है जो कि मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन से। अच्छा, मैं टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स पे भी वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, अगर लग रहा है किसी को कि बनानी चाहिए तो बिल्कुल मैं बना दूँगी, है ना। विच जो वन शॉट वीडियोज़ है उसके टॉपिक में बता रही हूँ ये मैं। तो कौन सा फ्रैक्चर का टाइप है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ा हुआ है। तो देखो ऑस्टियोपोरोसिस क्या करता है, वर्टिब्रे को वीक कर देता है, तो वीकन्स वर्टिब्रे, तो कंप्रेशन क्या हो जाता है, कोलैप्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर है, और जो कि माइनर स्ट्रेस के कारण भी हो जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर अकर्स ड्यू टू, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक है, मतलब कि डिजीज़ भी हो गई है, हाँ, तो ट्रोमा, बोन डिजीज़, ओवर यूज़ या फिर कंजेनाइटल डिफेक्ट। अच्छा, जो ग्रीन स्टिक है वो किस में होता है, सबसे ज़्यादातर पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, बच्चों में। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल फैक्टर्स अकर्स ड्यू टू बोन डिजीज़, ठीक है, मिनिमल ट्रोमा ड्यू टू वीकन बोन। नेक्स्ट है विच जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो पाइवोट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एल्बो तो कौन सा हो जाता है, हिंज जॉइंट। हिप हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल। नी भी कौन सा हो जाएगा हमारा, हिंज जॉइंट। और पाइवोट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट विच अलाउज रोटेशन ऑफ हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी कॉज ऑफ क्वांटम मॉर्टल, क्वांटम मॉर्टल क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉइस, क्वांटम नॉइस। तो इसका प्राइमरी कॉज क्या है, एमएस को बढ़ाना, लो फोटोन काउंट, एक्सेसिव फिल्ट्रेशन या फिर मोशन। ठीक है, तो क्या होता है भाई इसके अंदर, इनसफिशिएंट फोटोन्स है, मतलब जितने हमें चाहिए उतने नहीं आए, इनसफिशिएंट फोटोन्स आए, ग्रेनी इमेज आई, मतलब उसने क्या कर दिया, नॉइस क्रिएट कर दिया। ठीक है, मतलब लो फोटोन काउंट है, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सी आर फॉर, ओके, द सेंट्रल रे फॉर एपी लंबर स्पाइन इज सेंटर्ड एट, एपी लंबर स्पाइन के एक्सरे के लिए जो सेंट्रल रे है वो हम कहाँ पे सेंटरिंग देंगे, T12, L2, L3, L5। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर, L3। ठीक है, L3 सेंट्रल रे कहाँ पे देंगे, L3 पे। स्विमर्स व्यू इज़ यूज टू विजुलाइज, तो मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ, जब स्विमर्स व्यू आया था, इट विल शोज द सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन दैट इज C7T1, C1 C2 तो ऑडेंटॉइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ CR ओवर DR इज, CR का डिसएडवांटेज क्या है DR से, जब मैं इसे कंपेयर करूँगी तो इसमें कॉन्ट्रास्ट लोअर होगा, स्लोअर वर्क फ्लो, हायर पेशेंट डोज या फिर पुअर स्पेचर रिजोल्यूशन। मेन डिसएडवांटेज पूछा है, ठीक है, तो लोअर कॉन्ट्रास्ट मेन डिसएडवांटेज नहीं है ना, हायर पेशेंट डोज ये भी मेन डिसएडवांटेज नहीं है, पुअर स्पेचर रिजोल्यूशन नहीं, स्लोअर वर्क फ्लो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि भाई CR रीडर के अंदर इमेज को रीड होने में बहुत टाइम लग रहा था, और DR में क्या है कि भाई विथिन सेकेंड से हमारे पास इमेज आ रही थी, तो हमें काम को और ज़्यादा फास्ट करना था। ठीक है, तो मेन डिसएडवांटेज तो यही है, स्लोअर वर्क फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिसेप्टर हैज़ द वाइडेस्ट एक्सपोजर लैटिट्यूड, कौन से रिसेप्टर का वाइडेस्ट एक्सपोजर लैटिट्यूड है, तो DR जो है, DR टोलरेट वाइड एक्सपोजर वेरिएशन, दैट इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट्स आर कैरेक्टराइज बाय, डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट्स क्या हो जाते हैं जिनकी क्या है, थ्रेशोल्ड है, विच हैव थ्रेशोल्ड, और जो सीवियरिटी है वो कैसी होती है, डोज डिपेंडेंट। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ उसके अपोजिट स्टोकास्टिक की, तो स्टोकास्टिक की क्या होती है, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, और इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डोज है वो बढ़ रही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अफेक्ट वो बढ़ रहा है डोज के साथ, और उसमें क्या बढ़ रही है, सीवियरिटी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सीवियरिटी इंक्रीजेज विद डोज, दैट इज ऑप्शन नंबर C।
नेक्स्ट है हमारा स्टोकास्टिक अफेक्ट तो वो भी हम देख चुके हैं। डोज डिपेंडेंट सीवियरिटी नहीं, डोज डिपेंडेंट सीवियरिटी पे नहीं, क्या था, प्रोबेबिलिटी पे। थ्रेशोल्ड बेस्ड नहीं, नहीं स्टोकास्टिक अफेक्ट्स में कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेज विद डोज। ठीक है, अफेक्ट के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती ही है डोज के बढ़ने के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन इन अ डायग्नोस्टिक ट्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली। डायग्नोस्टिक ट्यूब के अंदर एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? तो भाई कितनी होती है? 90। देखो कितने अच्छे ऑप्शंस, कितने अच्छे दिए हैं। 0.01%, 0.1%, 1% या 10%। ठीक है, चलो 10% तो नहीं है, लेकिन जो ऊपर के 3 ऑप्शन है वो अच्छे हैं। तो इसमें भाई 99% तो हीट में कन्वर्ट हो जाता है और 1% एक्सरेस में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग फिल्ट्रेशन वाइल कीपिंग केवीपी कांस्टेंट विल। ठीक है, अगर हम फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, केवीपी को कांस्टेंट कर रख रहे हैं, तो क्या होगा? पेशेंट की डोज बढ़ेगी, बीम क्वालिटी डिक्रीज़ होगी, बीम क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, या फिर इमेज कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो देखो फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या कर रहा है? लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव कर रहा है। इंक्रीजिंग एवरेज फोटोन एनर्जी क्या कर रहा है? मतलब क्वालिटी को, है ना, बीम की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है। देखो फिल्ट्रेशन की केवीपी कांस्टेंट रख दिया हमने, लेकिन जो फिल्ट्रेशन है वो क्या कर रहा है? लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव कर रहा है, तो ये हमने बढ़ा दिया। ठीक है, लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव कर रहा है, तो ये हमने बढ़ा दिया। तो हमने क्या कर दिया? जो एवरेज फोटोन एनर्जी है, जो एवरेज फोटोन एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर दी। एवरेज फोटोन एनर्जी इंक्रीज़ करी, मतलब कि बीम की क्वालिटी बढ़ा दी। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अच्छा, बाकी के ऑप्शन भी देख लो, क्वेश्चन अच्छा था। इंक्रीज पेशेंट डोज नहीं, डोज तो एक्चुअली डिक्रीज़ होगी अगर लो एनर्जी फोटोन्स ऑब्जर्व हो रही है। डिक्रीज बीम क्वालिटी नहीं, इंक्रीज़ हो रही है, बता दिया कैसे हो रही है। इंक्रीज इमेज कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट यूजुअली डिक्रीजेस। ठीक है, इसमें जो स्लाइटली जो कॉन्ट्रास्ट है डिक्रीज़ होगा, ना कि इंक्रीज़ होगा, और स्लाइटली ही होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्कैटर रेडिएशन इन रेडियोग्राफी इज। रेडियोग्राफी के अंदर स्कैटर रेडिएशन का प्राइमरी सोर्स क्या है? तो स्कैटर इज प्रोड्यूस मेनली बाय कॉम्प्टन इंटरेक्शन इनसाइड पेशेंट टिश्यू, दैट इज पेशेंट। ठीक है, पेशेंट क्या हो जाएगा? प्राइमरी सोर्स ऑफ स्कैटर रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड एमएएस इज। ठीक है, एक्सपोजर और एमएएस के बीच में क्या रिलेशन है? तो भाई डबलिंग द एक्सपोजर, वो डबलिंग एमएएस को डबल करेंगे तो जो एक्सपोजर है वो भी डबल हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लॉन्ग स्केल ऑफ कॉन्ट्रास्ट रेफर्स टू। तो अ लॉन्ग स्केल ऑफ कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या हो गया? मैनी शेड्स ऑफ ग्रे, है ना, मैनी शेड्स ऑफ ग्रे, तो इट रेफर्स टू लो कॉन्ट्रास्ट। ओके, लॉन्ग स्केल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, मैनी शेड्स ऑफ ग्रे, लो कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर हैज़ नो अफेक्ट ऑन मैग्नीफिकेशन। कौन से फैक्टर का मैग्नीफिकेशन पे कोई अफेक्ट नहीं होगा? सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, फोकल स्पोर्ट साइज या ऑब्जेक्ट थिकनेस। तो मैग्नीफिकेशन सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस सब पे करेगा, लेकिन मैग्नीफिकेशन का फोकल स्पोर्ट साइज से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन्यूब्रा इज रिड्यूस बाय। पेन्यूब्रा कैसे रिड्यूस होगा? तो स्मॉल और फोकल स्पोर्ट शार्पर एजेस, मैंने पहले बताया जो पहले क्वेश्चन आए थे उसमें, तो पेन्यूब्रा इज रिड्यूस बाय स्मॉलर फोकल स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट साइज इज कंट्रोल्ड बाय। जो अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट साइज है वो कैसे कंट्रोल होगा? अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट साइज इज कंट्रोल्ड बाय टारगेट एंगल। ठीक है, लाइन फोकस प्रिंसिपल में हम बोलते हैं भाई, लाइन फोकस प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन टारगेट एंगल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन फोकस प्रिंसिपल इज़ यूज टू। लाइन फोकस प्रिंसिपल किस लिए यूज़ होता है? तो ये क्या होता है कि इट अलाउज स्मॉल अफेक्टिव फोकल स्पॉट विथ लार्जर एक्चुअल फोकल स्पॉट। ठीक है, मतलब अफेक्टिव फोकल स्पॉट है वो स्मॉलर है देन द एक्चुअल फोकल स्पॉट। मतलब अफेक्टिव फोकल स्पॉट तो स्मॉल है और जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है वो लार्जर है। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल इज़ यूज टू रिड्यूस फोकल स्पॉट साइज अफेक्ट। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हीट डिसिपेशन इम्प्रूव करता है, वैसे ही इनडायरेक्टली इम्प्रूव करेगा। स्पेक्चर रिजोल्यूशन इम्प्रूव कर रहा है तो इट इज़ अ सेकेंडरी। नेक्स्ट है द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो इनमें से सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है? तो इनमें से सबसे रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन है थायराइड। हाई सेल टर्नओवर, हाई रेडियो सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोज लिमिट फॉर द लेंस ऑफ द आई ऑक्यूपेशनल जो डोज लिमिट है आई ऑफ द लेंस की। तो देखो ओल्डर, अगर मैं बात करूँ ओल्डर, ठीक है, अब ओल्डर की अगर मैं बात करूँ तो पहले थी 150 मिलीसाइवर्ट, ठीक है, पर ईयर। लेकिन अब जो न्यू है, न्यू कितनी कर दी है, जो चेंज किया है AERB ने, वो क्या कर दिया है 20 मिलीसाइवर्ट पर ईयर। ठीक है, तो द डोज लिमिट फॉर द लेंस ऑफ द आई ऑक्यूपेशनल, तो अब तक जो उसमें है ना लिखित डेटा में वो 150 मिलीसाइवर्ट पर ईयर है। लेकिन ये याद रखना कि अब जो लेंस ऑफ द आई है ऑक्यूपेशनल की वो कितनी हो गई है 20 मिलीसाइवर्ट पर ईयर। ठीक है, तो एक बार मैं ये और कंफर्म करके देखूंगी, अगर किसी ऑप्शन में दोनों है तो आपको क्या टिक करना है। देखो अब तो 20 मिलीसाइवर्ट पर ईयर हो चुकी है। ठीक है, पहले हम 150 मिलीसाइवर्ट पर ईयर देखते आए थे, तो देखे तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। और क्योंकि हम सी को एकदम इसलिए गलत नहीं बता रहे क्योंकि कई जगहों पे अभी भी यही, मतलब जैसे पुराने क्वेश्चंस हैं तो वही कंटिन्यू चल रहे हैं उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस पेशेंट डोज। इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है पेशेंट की डोज को रिड्यूस करने का? MS बढ़ाएंगे, KVP बढ़ाएंगे विथ रिड्यूस MS, इंक्रीज एक्सपोजर टाइम या इंक्रीज ग्रिड रेशो। तो इफ़ वी इंक्रीज KVP विथ रिड्यूस MS, दैट इज़ 15% रूल। 15% रूल, लोअर डोज विथ सेम डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेजिंग मॉडलिटी डज नॉट यूज़ आयनाइजिंग रेडिएशन। इनमें से कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी है जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ नहीं करती है? CT, फ्लोरोस्कोपी, MRI, मैमोग्राफी। तो बिल्कुल MRI यूजेस मैग्नेटिक फील्ड प्लस रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस विच आर नॉट आयनाइजिंग रेडिएशन। नेक्स्ट है द T1 वेटेड MRI इमेज शोज फैट है। सो T1 वेटेड MRI इमेज के अंदर फैट कैसा दिखेगा हमें? ब्राइट। ठीक है, फैट तो दिखेगा हमें ब्राइट, और जो फ्लूइड है या फिर जो वाटर है वो कैसा दिखाई देगा हमें? डार्क। ठीक है, तो फैट कैसा है? ब्राइट। और T2 में क्या हो जाएगा? अपोजिट। T2 के अंदर फैट तो हमें दिखेगा डार्क, और जो फ्लूइड है वो कैसा दिखेगा हमें? ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द मेन डिसएडवांटेज ऑफ MRI इज़। MRI का डिसएडवांटेज पूछ रहा है। अब मेन डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा MRI का? पुअर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, लॉन्ग स्कैन, आयनाइजिंग रेडिएशन लो। इसमें तो बिल्कुल लॉन्ग स्कैन टाइम। ठीक है, तो MRI में इस टाइम कंज्यूमिंग एंड मोशन सेंसिटिव टू, तो जिसका इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा द कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन ऑफ CT इज़ सुपीरियर टू रेडियोग्राफी बिकॉज ऑफ। ठीक है, जो CT का कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा है रेडियोग्राफी से। किस वजह से? हाई KVP है, थिन स्लाइसेस है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या नैरोअर बीम ज्योमेट्री। तो अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन की, तो CT कैन डिटेक्ट स्मॉल डेंसिटी डिफरेंसेस। स्मॉल डेंसिटी डिफरेंसेस भी ये क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट स्मॉल डेंसिटी डिफरेंसेस, इसका मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट 0.5%। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है विच सिटी आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू डेंस बोन और मेटल। कौन सी सिटी का आर्टिफैक्ट है जो कि डेंस बोन या फिर मेटल की वजह से होता है? रिंग आर्टिफैक्ट, मोशन, बीम हार्डनिंग या पार्शियल वॉल्यूम। तो बीम हार्डनिंग, लो एनर्जी फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड। स्टिक आर्टिफैक्ट आ जाएगा, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन IVU अर्लीस्ट स्ट्रक्चर टू ओपेसिफाई इज, ठीक है, जो इंट्रावेनस यूरेथ्रोग्राम है उसके अंदर जो अर्लीस्ट स्ट्रक्चर है जो ओपेसिफाई होगा वो कौन सा है? यूरेटर, रीनल पेल्विस कैलिक्सिस या रीनल पैरेन्काइमा? तो रीनल पैरेन्काइमा है ना, रीनल पैरेन्काइमा बिकॉज नेफ्रोग्राम फेज अपेयर्स फर्स्ट। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर ओपेसिफाई होगा दैट इज रीनल पैरेन्काइमा, नेफ्रोग्राम फेज अपेयर्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रावेसेशन इज, ठीक है, तो फीमोरल वेन, बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन या डोर्सम ऑफ हैंड? कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रावेसेशन का मतलब क्या हो गया भाई? एक्स्ट्रावेसेशन वर्ड का ही क्या मतलब होता है? लीकिंग आउट ऑफ वेसल, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रास्ट का जो कॉन्ट्रास्ट है वो लीक होगा, है ना, वेजल्स में से, तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी हो जाती है? मोस्टली कहाँ से होगा? तो मोस्टली ये कहाँ से हो सकता है? डोर्सम ऑफ हैंड, ठीक है, बिकॉज इट है फ्रेजाइल वेन्स, हाई प्रेशर इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज़ हाइपर ऑस्मोलर? इनमें से कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट है जो हाइपर ऑस्मोलर है? हाइपर ऑस्मोलर इसका मतलब कौन सा हो गया? आयनिक कॉन्ट्रास्ट विच हैव हाई ऑस्मोलरिटी। तो इनमें से कौन सा आयनिक कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो क्या हो जाएगा भाई? आयोएक्सोल, आयोपेमेंटोल, डायट्रिजोइड, आयोडिक्सेनॉल तो आइसोऑस्मोलर है, तो डायट्रिजोइड इज आयनिक कॉन्ट्रास्ट विच इज़ हाइपर ऑस्मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सेंसिटिव मॉडलिटी फॉर अर्ली स्ट्रोक डिटेक्शन इज, ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव मॉडलिटी बतानी है हमें स्ट्रोक डिटेक्ट अर्ली, जो कि सबसे जल्दी स्ट्रोक को डिटेक्ट कर लेगा। प्लेन सिटी, कॉन्ट्रास्ट सिटी, MRI डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग या एक्सरे स्कल? तो बिल्कुल MRI डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग विच डिटेक्ट्स इस्चेमिया विद इन द मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्ट्रासाउंड अकॉस्टिक शेडोइंग अकर्स ड्यू टू, अल्ट्रासाउंड के अंदर जो अकॉस्टिक शेडोइंग है वो किस वजह से हो रही है? फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, हाईली एटीन्यूएटिंग स्ट्रक्चर, गैस ओनली या लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर? तो जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि बोन हो गया, स्टोन हो गया, स्टोन हो गया, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। किसको एब्जॉर्ब कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर पूरी क्या कर लेंगे? रिफ्लेक्ट कर देंगे साउंड वेव्स को, मतलब ब्लॉक कर देते हैं एक तरीके से, तो हमें डार्क शेडो दिखेगी बिहाइंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाईली एटीन्यूएटिंग स्ट्रक्चर। जो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है वो एनहांसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आए थे इस बार CRE में, शेडोइंग भी और एनहांसमेंट भी। तो एनहांसमेंट फ्लूइड फील्ड और शेडोइंग जो हाई डेंसिटी वाले स्ट्रक्चर से, ठीक है। गैस ओनली, गैस स्कैटर करेगा, बट शेडोइंग इज क्लासिक विद बोन और कैलकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट इज सीन बिहाइंड। तो पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट मैंने अभी बताया फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, दैट मीन्स सिस्ट, ठीक है। तो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट क्या करेगी? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट कर देगी। वो तो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक तरीके से ब्लॉक कर रहा है साउंड वेव्स को। ये क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रही है साउंड वेव्स को ईजीली, ठीक है, ट्रांसमिट कर रहा है साउंड वेव्स को ईजीली। तो जो बिहाइंड द इकोज है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रांसड्यूसर प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन? तो जो सबसे कम, ठीक है, जो सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाला ट्रांसड्यूसर है उसकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन रहेगी, बिकॉज फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पेनिट्रेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यही सबसे कम फ्रिक्वेंसी है ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर शिफ्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डॉपलर शिफ्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो डॉपलर शिफ्ट इज़, जो कि हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड में होता है, तो डॉपलर शिफ्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। किसकी वेलोसिटी? ब्लड वेलोसिटी, तो ब्लड फ्लो को ही देखने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सनराइज और स्काईलाइन व्यू डेमोन्स्ट्रेट, जो सनराइज और स्काईलाइन व्यू है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा? फीमोरल कॉन्ट्रास्ट, टिबिया प्लेट्यू, पटेलो फीमोरल जॉइंट या फिर इंटरकोंडाइलर नॉच? तो इंटरकोंडाइलर फोसा के लिए तो हमने देख लिया कौन सा था? टनल व्यू। तो जो सनराइज स्काईलाइन व्यू है इट विल डेमोन्स्ट्रेट पटेलो फीमोरल जॉइंट, बेस्ट फॉर पटेलर ट्रैकिंग एंड कॉन्ड्रोमेलेशिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट प्रोजेक्शन टू डेमोन्स्ट्रेट स्कॉलियोटिक कर्वेचर इज। स्कॉलियोटिक कर्वेचर को देखने के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी? AP सुपाइन, PA इरेक्ट, लैटरल स्पाइन या फिर ऑब्लिक। तो भाई जो इरेक्ट व्यू है, इरेक्ट के अंदर हमें जो नेचुरल वेट बियरिंग कंडीशंस है उसमें हमें दिखाई दे जाएगा पूरा कर्वेचर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो इरेक्ट पोजीशन है ये ट्रू स्पाइनल कर्वेचर हमें दिखाती है। नेक्स्ट है द CR फॉर लेटरल स्कल इज सेंटर्ड एट। जो सेंट्रल रे देंगे हम स्कल के लेटरल पोजीशन में, वो कहाँ देंगे? नेजियन, ग्लैबुला, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस या फिर वर्टेक्स। ठीक है, तो कहाँ पे देंगे? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस पे, दैट इज़ EAM। यहीं क्यों देते हैं? क्योंकि जो सेला टर्सिका और जो क्रेनियल बोन्स हैं उनका करेक्ट विजुअलाइजेशन होने के इंश्योर करता है। ठीक है, इंश्योर्स करेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ सेला एंड क्रेनियल बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डवेल प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट। जो कार्डवेल प्रोजेक्शन है वो हम उसमें हमें क्या दिखाई देता है अच्छे से? सबसे ज़्यादा अच्छे से कौन से साइनसेस दिखाई देंगे? मैक्सिलरी के लिए हमने देख लिया, कौन से कर लेते हैं? ऑसिपिटो, मेंटल व्यू या फिर वाटर्स व्यू जिसको हम बोल देते हैं। तो कार्डवेल प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट मस्टर्ड एयर सेल के लिए तो मस्टर्ड व्यू करते हैं हम। तो कार्डवेल प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट फ्रंटल साइनसेस। ठीक है, जिसके अंदर हम एंगल क्या देखते हैं? 15 डिग्री कॉर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन एल्डरली पेशेंट इज। एल्डरली पेशेंट्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है वो कौन सा होता है? ग्रीन स्टिक तो मैंने आपको बताया था किस में होता है? पीडियाट्रिक में। और जो कॉलेस फ्रैक्चर है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोटिक डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर आफ्टर फॉल। तो जो कॉलेस फ्रैक्चर है वो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है किसमें? एल्डरली पेशेंट्स में। तो ग्रीन स्टिक मैंने बता दिया, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर पीडियाट्रिक बोन्स इलास्टिक होती है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कैसा होता है? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। तो ये मेनली किस में होता है? चिल्ड्रंस में, पीडियाट्रिक पेशेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ठीक है, जो एटलस और एक्सिस एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है वो कौन सा हो गया? C1C2 जॉइंट। वो कौन सा हो गया? पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल इज टू। जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोलर है वो उसका पर्पस क्या है? एक्सपोजर टाइम को रिड्यूस करना, कंट्रोल KVP, प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिसेप्टर एक्सपोजर या इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिसेप्टर एक्सपोजर। क्योंकि ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर देगा एक्सपोजर को व्हेन सफिशिएंट रेडिएशन रीचेस डिटेक्टर। जब जो सफिशिएंट रेडिएशन है वो डिटेक्टर तक पहुंच गई तो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा एक्सपोजर को। नेक्स्ट है AEC चैम्बर। ठीक है, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल चैम्बर्स आर यूजुअली हम इसको कहाँ रखेंगे? इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, इन फ्रंट ऑफ कॉलीमेटर, बिटवीन पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर या इनसाइड एक्सरे ट्यूब। तो ये क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा रेडिएशन एग्जिटिंग फ्रॉम पेशेंट से जो रेडिएशन जा रही है, तो बिटवीन पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ सेल साइकिल इज। सेल साइकिल का मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सा है? तो सेल साइकिल का मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज तो है हमारा M फेज। और जो मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट है वो कौन सा है? S फेज, सिंथेसिस फेज और रेडियो सेंसिटिव मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेनेटिक अफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन आर क्लासिफाइड एज। जो जेनेटिक अफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसको हम उनको कौन से टाइप के अफेक्ट्स में हम क्लासीफाई करेंगे? डिटरमिनिस्टिक, स्टोकास्टिक, थ्रेशोल्ड या एक्यूब। तो स्टोकास्टिक अफेक्ट विच एज नो थ्रेशोल्ड एंड प्रोबेबिलिटी बेस, इसके अंदर क्या हो जाता है? जेनेटिक म्यूटेशन एंड जेनेटिक अफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज द हाईएस्ट टिश्यू वेक्टिंग फैक्टर। इनमें से जो हाईएस्ट टिश्यू वेक्टिंग फैक्टर है वो किसका है? स्किन, थायराइड, गोनेट्स या ब्रेन। तो भाई जो हाईएस्ट टिश्यू वेक्टिंग फैक्टर है वो किसका हो जाएगा? गोनेट्स का। गोनेट्स का कितना होता है? 0.08। स्किन का होता है 0.01 और ब्रेन का भी 0.01 और थायराइड का कितना हो जाएगा? 0.04। तो हाईएस्ट टिश्यू वेक्टिंग फैक्टर किसका हो गया? गोनेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एक्यूरेट मॉडलिटी फॉर स्टेजिंग कैंसर इज। ठीक है, ओके, कैंसर की स्टेज का पता लगाने के लिए जो मोस्ट एक्यूरेट मॉडलिटी है वो कौन सी हो जाएगी? स्टेजिंग कैंसर। इसका मतलब विच विल बी बेस्ट फॉर ट्यूमर साइज,
लिम्फ नोड्स एंड मेटास्टेसिस, तभी हमें कैंसर के स्टेज का पता पड़ पाएगा। तो ये किस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका, सिटी स्कैन। ठीक है, मेटास्टेसिस। ठीक है, अगर ट्यूमर साइड लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हमें बेस्ट किस में दिखाई देगी, सिटी स्कैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्यूअल एनर्जी सिटी मटेरियल डिफरेंशिएशन इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन। जो ड्यूअल एनर्जी डी सिटी है उसमें मटेरियल डिफरेंशिएशन किस पे बेस करता है, डिफरेंस इन कॉम्पटन स्कैटर, डिफरेंस इन अफेक्टिव एटॉमिक नंबर एटेन्यूएशन, डिफरेंस इन डिटेक्टर एफिशिएंसी या ट्यूब करंट मॉड्यूलेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मटेरियल एटेन्यूएट डिफरेंटली एट टू एनर्जीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन अफेक्टिव एटॉमिक नंबर एटेन्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डोमिनेंट कॉज ऑफ एज एनहांसमेंट इन सिटी इमेजेस इज। ठीक है, सिटी इमेजेस में जो एज एनहांसमेंट का डोमिनेंट कॉज क्या है, पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग, हाई पास फिल्टरिंग ड्यूरिंग रिकंस्ट्रक्शन, बीम हार्डनिंग या स्कैटर करेक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो जो इमेज रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम है वो एनहांस करेगी एजेस को, दैट मीन्स हाई पास फिल्टरिंग ड्यूरिंग रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, इन एमआरआई डिक्रीजिंग बैंडविथ विल। एमआरआई के अंदर अगर हम बैंडविथ को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, तो अगर हम बैंडविथ को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो देखो, नैरोअर बैंडविथ, तो जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो है वो तो बढ़ गया, लेकिन जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो ठीक है, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट भी बढ़ा है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी बढ़ा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों बढ़ गए, इंक्रीज एसएनआर एंड केमिकल शिफ्ट। नेक्स्ट है, इन ग्रेडियंट इको एमआरआई T2 डिके इज मेनली कॉज्ड बाय। ठीक है, एमआरआई ग्रेडियंट इको एमआरआई के अंदर जो T2 डिके है वो मेनली किस वजह से हो रहा है, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन ओनली, फील्ड इनहोमोजेनेटिक, आरएफ पल्स इम्परफेक्शन या फिर लॉन्ग रिपीटेशन टाइम। ग्रेडियंट इको एमआरआई के अंदर जो T2 डिके है इट इज़ मेनली कॉज बाय फील्ड इनहोमोजेनेटिस। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, रैपिड डिफेजिंग ऑफ स्पिन्स। ठीक है, इन एडिशन टू द इंट्रेंसिक स्पिन स्पिन इंटरेक्शंस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पेचर रिजोल्यूशन इन सिटी इज प्राइमरीली लिमिटेड बाय। जो स्पेचर रिजोल्यूशन है सिटी के अंदर वो प्राइमरीली कौन से फैक्टर से लिमिट होगा, केवीपी, डिटेक्टर साइज, स्लाइस थिकनेस, पिच। तो भाई जो मैक्सिमम स्पेचर रिजोल्यूशन है सिटी स्कैन के अंदर वो प्राइमरी लिमिटेड बाय डिटेक्टर साइज। ठीक है, डिटेक्टर साइज और पिक्सल साइज और डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू। तो जो स्पेचर रिजोल्यूशन हो क्या जाता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश फाइन हाई कॉन्ट्रास्ट डिटेल्स इन इमेजेस। तो जो फैक्टर्स है जैसे केवीपी, स्लाइस थिकनेस और पिच होगा, ये तो ओवरऑल ये क्या करते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, ओवरऑल इमेज क्वालिटी और नॉइस को अफेक्ट करते हैं, ओवरऑल इमेज क्वालिटी और नॉइस को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो फिजिकल डायमेंशन है डिटेक्टर एलिमेंट्स के वो किसको करेगा, स्पेचर रिजोल्यूशन को लिमिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट एंड सिटी नंबर इज। तो लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट और सिटी नंबर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं सिटी नंबर का। तो सिटी नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टिश्यू माइनस म्यू वाटर। म्यू टिश्यू क्या हो जाएगा, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ द टिश्यू, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ वाटर इनटू। तो ये क्या है, फॉर्मूला है सिटी नंबर का। तो ये पूछ रहा है लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट और सिटी नंबर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवीपी नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोन एनर्जी नहीं, कंपेयर्ड रिलेटिव टू वाटर बिल्कुल सही है। तो ये कंपेयर्ड है रिलेटिव टू वाटर। ठीक है, वाटर को रेफरेंस में लेके हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सिटी नंबर विच इज़ ऑल्सो नॉन एज द हॉर्न्सफील्ड दिस इज डिफाइंड रिलेटिव टू द लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ वाटर। ठीक है, विच इज हैव द फॉर्मूला दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन डिजिटल रेडियोग्राफी डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी है वो बेस्ट डिस्क्राइब्ड होगी इनमें से कौन से? आउटपुट सिग्नल अपॉन पेशेंट डोज, इनपुट सिग्नल अपॉन आउटपुट नॉइज, सिग्नल टू नॉइज रेशियो अपॉन सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन इमेज कॉन्ट्रास्ट अपॉन एक्सपोजर. तो अगर मैं बात करूँ डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, तो इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली, ठीक है, हाउ एफिशिएंटली एन इमेजिंग सिस्टम कन्वर्ट्स incoming X-ray energy into a quality image, converts incoming X-ray energy into quality image. ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो टू द स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो टू द स्क्वायर ऑफ द इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो. ठीक है, तो हाइयर डी क्यू ई वैल्यू है तो वो इंडिकेट करती है कि लेस रेडिएशन, मतलब कि हमें कम रेडिएशन चाहिए एक आइडेंटिकल इमेज क्वालिटी की इमेज क्वालिटी वाली इमेज को अचीव करने के लिए, जिससे पेशेंट डोज भी क्या होगी, कम होगी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो का स्क्वायर अपॉन इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो का स्क्वायर. ठीक है, क्या होता है, हाइयर डी क्यू ई है तो उसका मतलब हो गया कि हमें कम रेडिएशन चाहिए एक अच्छी इमेज क्वालिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच एमआरआई सीक्वेंस इज मोर सेंसिटिव टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. कौन से टाइप का एमआरआई सीक्वेंस है इन चारों में से जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है किस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के? तो स्पिन इको, फास्ट स्पिन इको, ग्रेडियंट इको या फिर शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी. तो जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेज है वो मोस्ट सेंसिटिव है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के, बिकॉज दे डू नॉट यूज़ अ 180 डिग्री रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स टू रिफोकस द स्पिन्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ग्रेडियंट इको. तो इनमें से जो मोस्ट सेंसिटिव है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के, डेट इज ग्रेडियंट इको. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन सिटी फोटोन स्टारवेशन आर्टिफैक्ट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन. सिटी स्कैन के अंदर जो फोटोन स्टारवेशन आर्टिफैक्ट है वो मोस्ट कॉमनली हमें किस में देखने को मिलेगा? पीडियाट्रिक इमेजिंग, ओबेस पेशेंट्स, मतलब जो मोटे पेशेंट्स होते हैं, थिन पेशेंट्स, लो केवीपी ब्रेन स्कैन्स. भाई फोटोन स्टारवेशन इफेक्ट का मतलब होता क्या है इसमें कि जो इनसफिशिएंट, ठीक है, मतलब कि जितने नंबर ऑफ फोटोन्स की हमें आवश्यकता है उतने डिटेक्टर्स तक पहुंच ही नहीं रहे. तो इनसफिशिएंट नंबर ऑफ फोटोन्स रीचिंग द डिटेक्टर, ठीक है, जो किस में होगा? ये ओबेस पेशेंट में. ठीक है, जो ओबेसिटी वाले पेशेंट है उसके अंदर क्या हो गया कि जो जितने, मतलब जो नंबर ऑफ फोटोन्स है वो कम पड़ रहे हैं, उतने डिटेक्टर तक पहुंच ही नहीं पा रहे. ठीक है, तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन जो थिक पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन सिटी एंजियोग्राफी बोलस ट्रैकिंग इज़ यूज टू. सिटी एंजियोग्राफी के अंदर जो बोलस ट्रैकिंग है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम? रेडिएशन डोज को रिड्यूस करने के लिए, सिंक्रोनाइज स्कैन विथ पीक कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट, रिड्यूस आर्टिफैक्ट या फिर इम्प्रूव स्पेचर रिजोल्यूशन. तो देखो बोलस ट्रैकिंग, जो बोलस ट्रैकिंग एक टेक्निक है जो कि हम सिटी स्कैन में यूज़ कर रहे हैं. किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं? ठीक है, ये इंश्योर करते हैं कि जो इमेजिंग स्कैन है वो इनिशिएट हो चुका है. ठीक है, कि जो कॉन्ट्रास्ट कि मतलब प्रिसाइज मोमेंट पे इनिशिएट हुआ है, कि जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है वो टारगेट वेजल या फिर ऑर्गन तक पहुंचा या नहीं. मतलब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटरिंग the concentration of contrast material in reference points, ठीक है, in real time using low dose scan. तो it is a synchronized scan with peak contrast enhancement. That is option number B. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द मेन पर्पस ऑफ एडिड फिल्ट्रेशन इन एक्सरे मशीन इज. तो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया, तो वही हो जाएगा इसका आंसर, लो एनर्जी एक्सरेज को रिमूव करना. नेक्स्ट है हमारा. इन एमआरआई इंक्रीजिंग रिपीटेशन टाइम विल. अगर एमआरआई के अंदर हम
TR इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सिग्नल डिक्रीज़ होगा, T1 वेटिंग इंक्रीज T1 वेटिंग, इंक्रीज सिग्नल है, रिड्यूस स्कैन टाइम। तो अगर हम रिपीटेशन टाइम को बढ़ाते हैं, तो अगर हम रिपीटेशन टाइम को बढ़ाएंगे तो रिपीटेशन टाइम क्या हो जाता है, टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव पल्स सीक्वेंसेस। तो इन एमआरआई के अंदर अगर हम रिपीटेशन टाइम को बढ़ाएंगे तो जो स्कैन टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटर रेडिएशन। तो मैंने बताया पहले भी, स्कैटर रेडिएशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में वो कौन सा है, कॉम्पटन स्कैटरिंग, ठीक है, विच इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल बिहाइंड फ्लोरोस्कोपी इमेज इंटेंसिफायर इज, ठीक है, जो फ्लोरोस्कोपी इमेज इंटेंसिफायर है उसके पीछे कौन सी प्रिंसिपल है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मानिक इमिशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, अगर मैं बात करूँ फ्लोरोस्कोपी इमेज इंटेंसिफायर के पीछे की, तो इमेज इंटेंसिफायर क्या कर रहा है, एक्सरेज को ब्राइट विजिबल लाइट इमेज में कन्वर्ट कर रहा है। एक्सरे ने क्या किया, इनपुट फॉस्फर को हिट किया, लाइट फोटोन्स निकली, ये जो लाइट फोटोन्स है उसने इंटरेक्ट किया किसके साथ, फोटो कैथोड के साथ, फोटो कैथोड के साथ, जिसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यही हो रहा है इसके अंदर। एक्सरे इनपुट फॉस्फर पे गए, लाइट फोटोन आए, ये लाइट फोटोन ने फोटो या कैथोड के साथ इंटरेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, दिस इलेक्ट्रॉन रिलीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एम्प्लीफिकेशन। जो लाइट एम्प्लीफिकेशन है वो तो ओवरऑल रिजल्ट है, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है वो स्पेसिफिक फिजिकल प्रिंसिपल है, जिससे जो कन्वर्जन है लाइट फोटोन्स का इलेक्ट्रॉन्स में हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, थर्मानिक इमिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस एमआरआई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिजिटल रेडियोग्राफी एक्सपोजर एरर्स आर कंपनसेटेड मेनली ड्यू टू, डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो एक्सपोजर एरर्स है वो कंपनसेटेड होते हैं मेनली किसकी वजह से, हाई कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग, वाइड लैटिट्यूड या फिर लो नॉइस। तो जो एक्सपोजर एरर्स है वो कंपनसेट हो रहे हैं मेनली ड्यू टू वाइड लैटिट्यूड, ठीक है। जो लैटिट्यूड है वो क्या हो जाता है, लैटिट्यूड रेफर्स टू द रेंज ऑफ एक्सपोजर ओवर विच एन इमेज रिसेप्टर कैन प्रोड्यूस एन एक्सेप्टेबल इमेज, ठीक है। तो अगर एक्सपोजर एयर्स है वो कंपनसेटेड हो जाएंगे ड्यू टू वाइड लैटिट्यूड, वाइड रेंज ऑफ एक्सपोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर फॉर थायराइड इमेजिंग के लिए जो बेस्ट अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है वो कौन सा रहेगा, कितनी फ्रिक्वेंसी का रहेगा, 2 मेगाहर्ट्ज, 3.5 मेगाहर्ट्ज, 5 या फिर 10। थायराइड में क्या हो जाता है, ये सुपरफिशियल ऑर्गन, तो हमें इसमें हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए, कितनी हो जाएगी, 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 7.5 to 15 मेगाहर्ट्ज हम प्रेफर करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 10 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिटी इमेजिंग द प्राइमरी कॉज ऑफ कपिंग आर्टिफैक्ट इन अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल फैंटम में, सिटी इमेजिंग के अंदर जो कपिंग आर्टिफैक्ट है उसका प्राइमरी कॉज क्या है, डिटेक्टर आफ्टर ग्लो, स्कैटर रेडिएशन, डिफरेंशियल बीम हार्डनिंग या पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग। तो कपिंग आर्टिफैक्ट क्या है, इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, जहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेंटर है यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल फैंटम का, ठीक है, अपीयर्स डार्कर देन द एजेस, ये भी लिख देती हूँ। इसके अंदर क्या होगा, जो सेंटर है यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल फैंटम का, इट विल अपीयर डार्कर
सेंटर डार्कर होगा देन एजेस। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज द पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे बीम बिकम्स हार्डर एज इट पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिफरेंशियल बीम हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच MRI सीक्वेंस इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग एक्यूट इंट्राक्रेनियल हैमरेज विद इन फर्स्ट 6 आवर्स। MRI का कौन सा सीक्वेंस है जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, जो कि इंट्राक्रेनियल हैमरेज को डिटेक्ट करने में विद इन 6 आवर्स? तो जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंस है इट इज़ पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अफेक्ट कॉज बाय ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, दिस इज ग्रेडियंट इको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अफेक्टेड डोज इन सिटीज़ कैलकुलेटेड बाय डोज लेंथ प्रोडक्ट विथ। ठीक है, अगर हम बात करें सिटी के अंदर अफेक्टिव डोज हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें DLP को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो भाई डोज लेंथ प्रोडक्ट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अफेक्टिव डोज निकालने के लिए? K फैक्टर स्पेसिफिक टू बॉडी रीजन, जो K फैक्टर होता है, ठीक है, स्पेसिफिक कन्वर्जन फैक्टर भी बोल देते हैं हम इसको, स्पेसिफिक कन्वर्जन फैक्टर, जिसको के फैक्टर भी बोल दो। ये जो के फैक्टर है वो स्पेसिफिक होता है टू द एनाटॉमिकल रीजन बीइंग स्कैन, मतलब जो एनाटॉमिकल रीजन हम स्कैन कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक होता है। जैसे हेड का, चेस्ट का, एब्डोमन का अलग अलग हो जाएगा। ये टिपिकली बेस करेगा कि भाई पेशेंट की साइज पे या फिर स्पेसिफिक एज कैटेगरी। ठीक है, इससे हमें अप्रॉक्सीमेशन ऑफ अफेक्टेड डोज मिल जाता है। अच्छा, यूज़फुल क्यों है फिर ये? क्योंकि क्या कर सकता है फिर कंपेयर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजिंग कर सकता है डिफरेंट सिटी प्रोसीजर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट स्पेक्चर रिजोल्यूशन इन डिजिटल रेडियोग्राफी। इनमें से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्पेक्चर रिजोल्यूशन को अफेक्ट नहीं करेंगे डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर? पिक्सल साइज, मैट्रिक साइज, बिट डेप्थ या फोकल स्पॉट साइज। तो पिक्सल साइज देखो, अगर स्मॉलर पिक्सल्स है तो हाइयर स्पेक्चर रिजोल्यूशन रहेगा, तो अफेक्ट कर रहा है ये। मैट्रिक साइज की अगर मैं बात करूँ तो अगर मतलब लार्जर मैट्रिक साइज है तो ज़्यादा पिक्सल होंगे, लार्जर मैट्रिक्स, ठीक है, मोर पिक्सल्स इन अ गिवन एरिया, तो स्पेक्चर रिजोल्यूशन क्या हो गया? इंक्रीज। फोकल स्पॉट की साइज की अगर मैं बात करूँ, ये तो हमें पता ही है, अगर फोकल स्पॉट साइज स्मॉल है तो भी क्या होगा? स्पेक्चर रिजोल्यूशन इंक्रीज। लेकिन जो बिट डेप्थ है, बिट डेप्थ क्या करता है? डिटरमाइंस द नंबर ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे अवेलेबल फॉर ईच पिक्सल। determines number of shades of gray available for each pixel, जो कि किसको अफेक्ट करता है? कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन को, ना कि स्पेक्चर रिजोल्यूशन को। किसको अफेक्ट करेगा ये? कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन को, ना कि स्पेक्चर रिजोल्यूशन को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिट डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लोरोस्कोपी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल प्राइमरीली एडजस्ट विच पैरामीटर फर्स्ट टू मेंटेन इमेज क्वालिटी। फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल है वो प्राइमरीली किसको एडजस्ट करेगा? कौन से इमेज क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए? ठीक है, तो फ्लोरोस्कोपी के अंदर फर्स्ट KVP, ठीक है, फर्स्ट KVP। देखो, जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल है डोज एफिशिएंट सीक्वेंस फॉलो करेगा। फर्स्ट टू मेन KVP, ठीक है, सेकंड MA ट्यूब करंट, एंड देन थर्ड पल्स विथ या फिर एक्सपोजर टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पैट इमेजिंग कोइंसिडेंस डिटेक्शन रिक्वायर्स फोटोन टू बी डिटेक्टेड विद इन अ टाइम विंडो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। जो पैट इमेजिंग है, ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है, न्यूक्लियर मेडिसिन का जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उसके अंदर जो कोइंसिडेंस डिटेक्शन है उसमें फ़ोटोन को कितने टाइम में जो कोइंसिडेंस डिटेक्शन हो रहा है वो कितने टाइम में डिटेक्ट हो जाने चाहिए, है ना? कितने
टाइम विंडो में जो फोटोन्स है वो डिटेक्ट हो जाने चाहिए। 1 से 2 माइक्रोसेकंड, 10 से 20 नैनोसेकंड, 0.5 to 1 मिली सेकेंड या 100 से 200 मिली सेकेंड, जो वो नहीं निकलते 2511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे कोइंसिडेंस डिटेक्शन हो रहा है, तो ये कितने टाइम में हो जाना चाहिए? तो बेसिकली इट शुड बी हैपन विथ इन 10 to 20 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, 10 to 20 नैनो सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। वैसे कई में यार 1 से 2 माइक्रोसेकंड भी है ना, कि भाई कितनी टाइम विंडो में हो जाना चाहिए। तो 10 से 20 नैनो सेकंड या फिर सिर्फ 1 से 2 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियसली जो ये होगा ये 10 से 20 नैनो सेकंड में ही होता है। ठीक है, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी 100 MCQ सीरीज़ का, द मेन एडवांटेज ऑफ फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स ओवर इमेज इंटेंसिफायर इज़। फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स का क्या एडवांटेज है एज कम्पेयर टू इमेज इंटेंसिफायर? इंक्रीज इमेज लैग, तो डिसएडवांटेज हो गया। रिड्यूस कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, ये भी डिसएडवांटेज हो गया। एब्सेंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन या फिर हायर पेशेंट डोज एलिमिनेशन मेथड से ही हो रहा है, ये तो भाई एडवांटेज तो इसमें एक ही है, एब्सेंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन। जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स है उसके अंदर सेवरल एडवांटेजेस हैं ओवर ट्रेडिशनल इमेज इंटेंसिफायर। ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन नहीं होगा इसके अंदर, विच इज़ इनहेरेंट इन द जो कर्व्ड इनपुट फॉस्फर होता है इसके अंदर, इमेज इंटेंसिफायर के अंदर कर्व्ड इनपुट फॉस्फर, तो इसमें होगा इमेज डिस्टॉर्शन। लेकिन फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स में ये एब्सेंट है, जिसकी वजह से फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स की डिज़ाइन की वजह से ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम आज की क्लास के जो हमारी 100 MCQ सीरीज़ है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक बिल्कुल दें आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई होप क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेडियोग्राफर या फिर एक्सरे टेक्नीशियन के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, एस्पायरेंट्स की टेस्ट सीरीज़ एस्पायरेंट का जो कोर्स है उसकी लिंक आपको अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको लिंक में जाना है, को ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स को एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट 7 डेज़ के लिए कोर्स फ्री है। आफ्टर दैट भी जो कोर्स की प्राइस है ओनली 499 है, जिस पे अगर आप कोड लगाते हो रेडिएशन तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe the channel. Thank you.